तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले स्पीकर की तरफ और उनका नाम है श्रीमती शामीन मल्होत्रा। ये विद्यालय और ट्रस्ट सेवाओं की निर्देशक और वरिष्ठ चिकित्सक हैं। उम्मीद बाल विकास केंद्र में 17 से अधिक वर्षों से वरिष्ठ प्रबंधक टीम की सदस्य हैं और यह बच्चों को मुख्य धारा की सेटिंग और उनकी सीखने की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए स्कूलों का समर्थन करती हैं। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन अमेरिका की पेलिस्वीनिया विद्यालय से किया। विज्ञान में मास्टर की और मानसिक समाज सेवा की पद्धति मुंबई के विश्वविद्यालय से प्राप्त की है। साथ ही इन्होंने एमबीए में मास्टर डिग्री की पदवी भी प्राप्त की है। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। ओके, तो नमस्ते सब लोग। आज मैं इंक्लूजन के बारे में बात करने वाली हूँ और पहले तो स्टार्ट करने के पहले मैं ये बता दूं कि मैं एक उम्मीद चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर से संस्था से जुड़ी हुई हूँ और उम्मीद एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे हम डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज बच्चों के साथ काम करते हैं और उनके परिवार, जो बच्चे विकास मार्ग तक विकलांग होते हैं और उनके परिवारों के साथ हम लोग काम करते हैं। तो जब भी अगर मैं बहुत छोटी तरीके से और जल्द समझाऊं कि उम्मीद करता क्या है, हमारे काम जो है 4 बड़े क्षेत्रों में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहले तो हमारी एक क्लिनिकल सर्विसेज, हमारा एक क्लिनिक है जहाँ पे हम क्लिनिकल सर्विसेज करते हैं और वहाँ पे बच्चे और फैमिलीज अपॉइंटमेंट के हिसाब से आके थेरेपी का उपलब्ध करते हैं। दूसरा एक जो क्षेत्र है वो है ट्रेनिंग और काफी सारे लोग हैं उम्मीद में, बहुत सारे अलग अलग प्रोफेशनल्स है, अलग अलग टीम्स है, जैसे कि स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, मेंटल हेल्थ सर्विसेज, डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन। तो बहुत सारे जो टीम्स है, हर एक टीम में हर एक अलग अलग तरीके के ट्रेनिंग भी किए जाते हैं और अलग अलग लोगों के लिए किए जाते हैं। तो पेरेंट्स के लिए भी ट्रेनिंग होती है, प्रोफेशनल्स के लिए भी ट्रेनिंग होती है, डॉक्टर्स के लिए भी ट्रेनिंग होती है। तो ट्रेनिंग एक बड़ा सा हिस्सा है जो उम्मीद करती है। और जो लास्ट 2 क्षेत्र है वो रिसर्च और इम्पैक्ट है। हम बहुत सारे रिसर्च स्टडीज का हिस्सा लेते हैं और खुद भी करते हैं। और हम लोग ये सब एक्चुअली सब कुछ अगर जोड़ा जाए तो हम लोग ये सब क्यों करते हैं, ताकि हम लोग जागरूकता बढ़ा सकते हैं और इन बच्चों और इन फैमिलीज के लिए वकालत कर सकते हैं। तो अवेयरनेस ऑन एडवोकेसी इज अ बिग पार्ट ऑफ व्हाट उम्मीद डज। अगर किसी को भी और जानकारी चाहिए उम्मीद के बारे में तो आप हमारे वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, इट्स ummid.org, और वहां पे आपको बहुत सारी जानकारी प्राप्त हो सकती है। तो मैं स्टार्ट करने जब मैं आपको स्टार्ट करने के पहले ये कुछ तस्वीर बताना चाहती हूँ। और अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये दिखाऊं कि आपको यहाँ पे ये इन तस्वीरों में क्या दिखता है, सेम 3 तस्वीर है, लेकिन कोई या तो उसको मतलब स्टाइल या फैशन समझ सकता है, कोई उसको एक फौजी का सिर समझ सकता है, या कोई ऐसा भी समझ सकता है कि इसको कोई मेडिकल इशू हो और वो सर्वाइवर हो मेडिकल इशू का, क्योंकि शायद उन्होंने कीमोथेरेपी लिया हो, जो अलग अलग तरीके का कुछ मेडिकल प्रॉब्लम हुआ हो। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि ये सेम तस्वीर है और लोगों को देखने का नजरिया अलग होता है। एंड वो मैं आपको बोल रही हूँ कि आप वो प्लीज आपके मन में थोड़े समय के लिए आप वो थॉट होल्ड करो, क्योंकि ये एक दूसरी तस्वीर है। ये मेहंदी की जो तस्वीर है, काफी लोग सोच सकते हैं कि ये तो मतलब हमारा से फॉर एग्जांपल इंडियन कल्चर का एक हिस्सा है, हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है। लेकिन कोई ये भी समझ सकता है कि बहुत सारे लोग अभी बहुत कूल बनने के लिए टैटूज बनाते हैं। तो अगेन एक अलग नजरिया, अलग सोच का जो हमारा जो सोच है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर एक जन का एक अलग पर्सपेक्टिव या अलग सोच रहता है। और जब भी मैं इंक्लूजन के हिसाब से देखूं, हम लोग काफी सारे टाइम अकम्पलिशमेंट के बारे में बात करते हैं। तो किसी के लिए चांद पे उतरना अकम्पलिशमेंट होता है, किसी के लिए कोई कॉन्टेस्ट जीतना अकम्पलिशमेंट होता है, लेकिन काफी सारे बच्चों के लिए और काफी सारे फैमिलीज के लिए अकम्पलिशमेंट बहुत ही अलग दिखता है। तो किसी को शूलेस टाई करने का एक बहुत ही बड़ा अकम्पलिशमेंट हो सकता है, किसी को स्थिर बैठने के लिए वो अकम्पलिशमेंट माना जा सकता है, कोई अगर बच्चा बोलने लगा है वो अकम्पलिशमेंट माना जा सकता है, कोई अगर सुन सकता है
तो वो अकम्पलिशमेंट माना जा सकता है। सो जस्ट टू कीप इन माइंड दैट जब भी हम इंक्लूजन की बात करते हैं तो हम पर्सपेक्टिव की बात करते हैं, और ये सारे, ऐसा नहीं है कि किसी का नजरिया खराब है या गलत है, इट्स जस्ट के अलग नजरिया है, और सब अलग अलग नजरिए से अगर हम देखें और सबको सम्मानित करके एक सब के बारे में बात करें, तभी हम इंक्लूजन के बारे में बात करेंगे। तो जब भी हम इंक्लूजन के बारे में बात करते हैं, हमें ये ध्यान में रखना है कि वो एक सफर है। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने ये 3 चीज कर लिए तो मेरा स्कूल इंक्लूसिव हो गया या मेरा क्लासरूम इंक्लूसिव हो गया। एक सफर है, और हर एक स्कूल या हर एक ऑर्गेनाइजेशन वो अलग 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 दिशाओं में जा सकता है ये सफर करने के हिसाब से। लेकिन अगर हम हिस्टोरिकली देखें कि इंक्लूजन का सफर कैसा रहा है, तो पहले से तो आप अगर वो पहला वाला सर्किट देखें, वो एक्सक्लूजन है। जब भी हम डिसेबल्ड बच्चों की या चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के बारे में बात करते हैं, पहले तो वो और मैं पुराने टाइम के बात कर रही हूँ, काफी समय के लिए ये बच्चे स्कूल जाते ही नहीं थे, तो उनको बिल्कुल ही सिस्टम से एक्सक्लूड किया जाता था। फिर थोड़े समय के बाद ये जो दूसरे वाले सर्कल आपको दिख रहे हैं, वो सेग्रीगेशन है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि थोड़े समय के बाद स्पेशल स्कूल्स, बहुत सारे स्पेशल स्कूल्स उभर के आ गए, और ये बच्चे अलग स्कूल में जाने लगे, लेकिन अलग स्कूल में जाने लगे। उसके बाद थोड़े टाइम, और यहाँ पे हम काफी सारे हमारे बॉम्बे के एटलीस्ट या इंडिया के स्कूल्स ये तीसरे वाले सर्कल में है, जहाँ पे हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो बच्चे स्कूल तो आते हैं, मेन स्ट्रीम स्कूल, रेगुलर स्कूल हमारे साथ, ये बच्चे दूसरे बच्चों के साथ में पढ़ते हैं। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी वो सेम क्लास में है, टीचर कुछ और सिखा रहा है दूसरों बच्चों को, ये बच्चे क्लास के एंड में पीछे में कुछ कलरिंग अपना खुद का ही करते रहते हैं या कुछ अलग ही सीखते हैं। जो रेगुलर जो करिकुलम है वो उनको नहीं सिखाया जाता है, वो सिर्फ सेम क्लास का एक हिस्सा बनते हैं, फिजिकली वो सेम क्लासरूम का हिस्सा बनते हैं। और लास्ट जो है वो है इंक्लूजन, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और वो काफी सारे स्कूल्स यहाँ तक भी पहुंचे हैं कि सब बच्चे एक साथ मिलजुल के एक दूसरे को सपोर्ट करके, सिस्टम सपोर्ट करके सेम क्लासरूम या सेम स्कूल या सेम सिस्टम में पढ़ते हैं। सो दिस इज ये जर्नी है, और ये होप है कि स्कूल्स यहाँ तक पहुंचे। लेकिन कहीं कहीं जगहों पे अलग अलग स्कूल्स रहते हैं ये सफर में। तो जब भी हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं, तो जब भी हम सोचते हैं, ये हमको ये सोचना है कि सिर्फ विकलांग बच्चे को क्लासरूम में, या जो विशेष आवश्यकता के बच्चे होते हैं उनको क्लासरूम में बिठा के हमारा स्कूल इंक्लूसिव नहीं हो जाता है। हमको बहुत सारी चीजों को ध्यान में रख के ये करना चाहिए कि हम सोचना चाहिए कि हमें इंक्लूजन कैसे लाना है हमारे सिस्टम में, कैसे लाना है हमारे क्लासरूम में। तो ये इन बच्चों की समानता के बारे में है। ऐसा नहीं है कि उनको क्लासरूम में बिठा दिया और बस हो गया, क्योंकि हमें उनको जब भी हम इंक्लूजन के बारे में बात करते हैं, ये काफी नहीं है कि हमको पार्टी के लिए इनविटेशन मिला है। हमको ये महसूस होना चाहिए कि मैं पार्टी के लिए इन्वाइट तो हुई हूँ, लेकिन मुझे डांस करने का मन कर रहा है। सो दैट इज व्हेन वी आर सेइंग इंक्लूजन। सिर्फ हिस्सा बनना इनफ नहीं है, हमको उनको इक्विटी और इक्वालिटी के साथ ट्रीट करना है। सो क्योंकि ये एक सफर है, क्योंकि हर एक स्कूल अलग है, तो इंक्लूजन का सफर भी हर एक स्कूल के लिए अलग अलग दिखेगा। और ये सिर्फ साधन के हिसाब से नहीं है, क्योंकि हर एक स्कूल में अलग अलग साधन रहेंगे, अलग अलग रिसोर्सेज रहेंगे, जिसके तरीके जिससे हम लोग, क्योंकि और इसीलिए इंक्लूजन हर एक स्कूल में अलग दिखेगा। तो ऐसा नहीं है कि एक स्कूल में चलो मैंने एक स्पेशल रिसोर्स सेंटर लगा दिया और इसका मतलब है कि वो इंक्लूसिव है, क्योंकि इंक्लूजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो सिर्फ विकलांग बच्चों के लिए नहीं है, हमें डाइवर्सिटी के बारे में सोचना है। तो हम सिर्फ डिसेबिलिटी के बारे में नहीं सोचते हैं जब भी हम इंक्लूजन के बारे में सोचते हैं। डिसेबिलिटी सिर्फ एक टाइप का डाइवर्सिटी है, लेकिन हमको डाइवर्स नीड्स, क्योंकि डिसेबिलिटी क्लासरूम में डिसेबिलिटी भी हो सकती है, क्लासरूम में जो अलग अलग इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं तो मॉनेटरीली भी डाइवर्सिटी हो सकती है, अलग अलग रिलीजन के लोग भी आते हैं तो अलग अलग रिलीजियस डाइवर्सिटी भी हो सकती है, जेंडर डिफरेंसेस है, सेक्सुअलिटी डिफरेंसेस है। वो सबको नजरिया देके और सबको इम्पोर्टेंस देके हमको इंक्लूजन के बारे में सोचना है। तो जब भी हम पहले के अगर हम देखें तो हमारा जो ट्रेडिशनल टीचिंग था,
जो हमारे, जो हम बोलते हैं हमारा जो पारंपरिक शिक्षण था, वो सोच यही थी कि सब बच्चे सेम ही हैं, हमको अभी ये सिस्टम है, हमको कुछ भी करके इन बच्चों को फिक्स करके ठीक करके उनको सिस्टम में बिठाना है, उनको सिस्टम में फिट करना है। लेकिन अब जब अब बहुत सारी बात इंक्लूजन के बारे में हो रही है, और उसका मतलब ये है कि हमारी सोच भी थोड़ी बदल रही है। और ये जब भी मैं बोल रही हूँ कि हमारी सोच बदल रही है, हम ये नहीं सोच रहे हैं कि हमको बच्चों को ठीक करना है या बच्चों को फिक्स करना है, हम ये सोच रहे हैं कि हम सिस्टम को कैसे बदले। क्योंकि अगर हम सिस्टम को बदले तो ये जरूरत ही नहीं होगी कि हम बच्चे को फिट करें, क्योंकि फिर बच्चे ऑटोमेटिकली वो सिस्टम का एक हिस्सा बन जाएंगे। तो जैसे आप ये देख सकते हैं, ये वाले स्लाइड में जो मैंने, आप 3 पिक्चर देख सकते हैं। पहला वाला जो पिक्चर है, तो हम जब बोल रहे हैं कि हर, कभी कभी मैंने टीचर्स को पूछा या स्कूल्स को पूछा, आपको क्या लगता है कि फेयर क्या होता है जब हम इंक्लूजन के बारे में सोचते हैं, और उन्होंने मुझे बताया अगर आप हर बच्चे को सेम चीज दो तो वो फेयर होएगा और हम इंक्लूजन कर पाएंगे। लेकिन अगर आप पहले वाले चित्र में देखें, हर एक बच्चे की नीड्स अलग है, उनकी जरूरतें अलग है, लेकिन अगर उनको सेम वाले डब्बे दिए जाएंगे वो मैच देखने के लिए, तो वो सबसे लास्ट वाला बच्चा अभी भी मैच नहीं देख सकता, क्योंकि उसकी जरूरत या उसकी नीड अलग है। वो पहले होता था। जो सेकंड चित्र है, वहां पे हमने हर एक बच्चे के नीड्स के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से उनको सपोर्ट दिया है। तो पहले वाले बच्चे को सपोर्ट की जरूरत है ही नहीं, वो ऑलरेडी मैच देख सकता है। दूसरे वाले बच्चे को सिर्फ एक डब्बा दिया क्योंकि उसकी नीड खाली एक डब्बे की थी, और वो तीसरे वाले बच्चे को हमने 2 डब्बे दिए ताकि वो भी उसको सपोर्ट करके वो मैच देख सकता है। तो काफी सारे स्कूल आज की तारीख में जब भी हम सिस्टेमिकली देखें, ये दूसरे वाले चित्र में हर एक के नीड्स के हिसाब से उनको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन गोल क्या है जब भी हम इंक्लूजन के बारे में बोल रहे हैं, कि हमारा गोल ये है कि हम वो दीवार ही हटा दें, हम सिस्टम को चेंज कर। अगर हमने दीवार हटा के एक फेंस लगा दिया तो सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि हर एक बच्चा ऑटोमेटिकली वो सिस्टम का एक हिस्सा बन जाएगा, हमको अलग सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सो जस्ट टू कीप इन माइंड कि जब भी हम इंक्लूजन के बारे में बात कर रहे हैं, हमारा लॉन्ग टर्म गोल या लार्ज गोल होता है कि सिस्टेमिक चेंज हम कैसे लाएं, और कैसे हम ये दीवार को हटा के फेंस लाए, ताकि अलग अलग तरीके का उपयोग करना हमको मतलब जरूरत ही नहीं पड़े। तो जब भी हम लोग इंक्लूजन के बारे में सोचते हैं स्कूल के हिसाब से या एक सिस्टम के हिसाब से, तो वो इट कैन लुक वेरी वेरी डिफरेंट। कई बार वो ऐसा महसूस होना कि मैं वैल्यूड हूँ या मुझे लोग रिस्पेक्ट करते हैं, वैसे दिखता है। कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि लोग मेरी बात एक्चुअली सुन रहे हैं, मुझे बोलने का मौका दे रहे हैं। तो बीइंग लिसन्ड टू एंड बीइंग हर्ड इज अनदर एस्पेक्ट ऑफ इंक्लूजन। कभी कभी इंक्लूजन ऐसा दिख सकता है कि मुझे इनफ जानकारी मिल रही है डिसीजन लेने के लिए, और मेरे लिए डिसीजंस लिए नहीं जा रहे हैं, मुझे इन्फॉर्मेशन देके मुझे खुद पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है कि मैं डिसीजन लूं। इंक्लूजन ऐसा भी दिख सकता है कि मुझे चॉइस दिए जा रहे हैं, ताकि मैं मेरे हिसाब से मुझे जो सही लग रहा है मैं वो कर सकूं। It can also look like building positive relationships. It can also look like कि मैं जिस तरीके से कंफर्टेबल हूँ कम्युनिकेट करने के लिए, मैं वही तरीका यूज करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे इसी तरीके से कम्युनिकेट करना है, और अगर मैं दूसरी तरीका यूज करूँ तो मुझे कोई सुनता नहीं है या सीरियसली नहीं लेता है। सो इट कुड बी अबाउट कम्युनिकेशन, इट्स अबाउट हैविंग एवरी इंडिविजुअल नीड बीइंग मेट इन अ क्लासरूम। और लाइक आई सेड, वो अलग अलग स्कूल्स में अलग अलग लोगों के साथ अलग दिख सकता है, बट दिस इज जस्ट अ स्नैपशॉट के ऐसा भी दिख सकता है इंक्लूजन। सो मेरा काम जब भी मैं करती हूँ, हम लोग उम्मीद में, हमारा एक टीम है स्कूल आउटरीच सर्विसेज करके, और वो टीम में हम लोग काफी सारे अलग अलग टाइप के स्कूल्स के साथ काम करते हैं। तो हम गवर्नमेंट स्कूल्स के साथ भी काम करते हैं, प्राइवेट अफोर्डेबल स्कूल्स के साथ भी काम करते हैं, हाई एंड स्कूल्स के साथ भी काम करते हैं, और हर एक स्कूल्स के साथ काम करते हैं। लेकिन जब भी हम लोग ये स्कूल्स में काम करते हैं और इंक्लूजन की बात आती है, तो हम 4 ब्रॉड श्रेणियां में सोचने को उनको बोलते हैं, क्योंकि ये एक फ्रेमवर्क है, स्विफ्ट स्कूल्स फ्रेमवर्क। स्विफ्ट स्कूल्स एक ऑर्गेनाइजेशन है अमेरिका में जो बहुत ही क्लोजली इंक्लूजन के साथ काम करता है, और उन्होंने ये फ्रेमवर्क बनाया है ताकि इंक्लूजन के बारे में सोचना थोड़ा आसान हो जाए। क्योंकि कभी कभी जब भी हम लोग इंक्लूजन के बारे में सोचते हैं या स्कूल्स के साथ बात करते हैं, उनको लगता है ओ बाप रे, अभी ये क्या करना है, बहुत सारी चीज करने हैं, ये भी करना है वो भी करना है,
बहुत ही ओवरवेलमिंग हो जाता है। तो उन्होंने ये 4 कैटेगरीज में ये डिवाइड कर लिया है, ताकि एटलीस्ट आप सोच सकें कि हर इन चारों कैटेगरी में मैं क्या कर सकती हूँ। और इन हर कैटेगरी में भी आप सब डिवाइड करते हैं। अच्छा, लीडरशिप की जब भी बारी आती है तो क्या, तो जब भी हम, तो ये 4 जो कैटेगरीज है, एक तो है लीडरशिप और पॉलिसी का, जो हम नेतृत्व नीति बोलते हैं, कि स्कूल का लीडरशिप को चाहिए कि इंक्लूजन हो, स्कूल में इंक्लूजन हो कि नहीं, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम किसी भी स्कूल में या किसी भी सिस्टम में चेंज लाना चाहते हैं, तो लीडरशिप का जो बाय इन होना है वो बहुत ही जरूरी है। अगर जो प्रिंसिपल है और स्कूल या ऑर्गेनाइजेशन का लीडरशिप, उनको ही ये समझ नहीं आ रहा है कि नहीं, उनको लगता है नहीं नहीं ये सब बोलने की चीज है, एक्चुअली कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो वो इंक्लूजन सही ढंग से और सस्टेनेबल वे में नहीं होगी। सो लीडरशिप और पॉलिसी एक बड़ा क्षेत्र है जो इम्पोर्टेंट है। दूसरा जो क्षेत्र है वो है स्कूल की संस्कृति, कि कैसे हम ये कल्चर को चेंज करें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब भी हम इंक्लूजन के बारे में सोचते हैं, तो हमारा माइंडसेट है, एक एटीट्यूड है, और वो एटीट्यूड चेंज होता है जब भी कल्चर चेंज होता है। सो हाउ कैन वी सॉर्ट ऑफ स्टार्ट थिंकिंग ऑफ चेंजिंग द कल्चर ऑफ द स्कूल। जो तीसरा क्षेत्र है वो है फैमिली और कम्युनिटी एंगेजमेंट, जिसे हम ये जो परिवार और सामुदायिक जुड़ाव की जो बात करते हैं, कि हम फैमिली और कम्युनिटी को कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं इंक्लूसिव बनाने के लिए। क्योंकि इंक्लूजन एक जन कोई नहीं कर सकता, एक फैमिली नहीं कर सकता, एक टीचर नहीं कर सकती है। सिस्टेमिकली फैमिलीज, टीचर, स्कूल्स, चिल्ड्रन, सिस्टम को पूरा एक साथ आके जब भी हम लोग काम करते हैं, तभी हम इंक्लूजन की तरफ बढ़ सकते हैं। और जो लास्ट वाला जो क्षेत्र है वो है मल्टी टियर सपोर्ट, के अलग अलग लेवल पे हम लोग कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। तो क्लासरूम में भी कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, क्लासरूम के बाहर जब भी ब्रेक टाइम या ओवरऑल स्कूल में हम लोग कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। तो अगर हम इन चारों क्षेत्रों में सोचे कि मुझे इंक्लूजन कैसे करवाना है, तो थोड़ी दिक्कत कम हो जाती है और थोड़ी आसानी आ जाती है सोचने में कि हम क्या क्या कर सकते हैं। और ये कुछ एग्जाम्पल्स है कि इन क्षेत्रों में अगर इंक्लूजन की हम सोचे तो वही कैसे दिखेगा। सो जो पहला वाला है, जो हम बोलते हैं कि मल्टी प्रॉन्ग टीचिंग एंड लर्निंग स्ट्रेटजीज, जिसका मतलब है कि हम कौन से अलग अलग तरीके यूज कर सकते हैं सीखने और सिखाने के लिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लासरूम में बैठे। और ये जो पहला और दूसरा वाला है, जो एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग और लर्निंग, जब हम उसके बारे में बात करें, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ किताब के सामने बैठ के रट्टा मार के हमको सीखना है। से फॉर एग्जाम्पल हम लोग प्लांट्स के बारे में सीख रहे हैं, तो हम क्लासरूम के बाहर गार्डन में जाके प्लांट को एक्चुअली देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं, उससे भी हम सीख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लासरूम में बैठ के रट्टा मार के हमको सीखना है। तो दूसरे एक्टिविटीज क्या हम यूज कर सकते हैं जब भी हम सिखाते हैं और जब भी हमको सीखना है। जो तीसरा जो है वो रेगुलर फॉर्मेटिव असेसमेंट्स। और इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि साल में खाली 2 बार, एक तो मिड टर्म एग्जाम हो गया और एक फाइनल एग्जाम हो गया, और उन 2 एग्जाम के मार्क्स के हिसाब से हमको पता चला है कि ये बच्चा सीख रहा है कि नहीं। जो असेसमेंट होते हैं वो पूरे साल चलने चाहिए, और अलग अलग तरीके से हम असेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लाइक ऐसा रट्टा मार के पेपर को पेपर में लिखना है। कभी कभी बच्चों को दिक्कत होती है लिखने में, कभी कभी बच्चों को दिक्कत होती है बोलने में, लेकिन क्या हम वो असेसमेंट का तरीका फिर एडजस्ट करके उन बच्चों के लिए, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है ये है कि वो बच्चा सीख रहा है कि नहीं, हम वो कैसे जांच सकते हैं अलग अलग तरीकों से। सो दैट्स समथिंग टू कीप इन माइंड। जो चौथा वाला है, नेक्स्ट वाला है, वो है पीयर लर्निंग। और उसका मतलब ये है कि हमें बहुत सारा लर्निंग जो मिलता है हमारे दोस्तों और यारों के साथ। तो अगर हम साथ में बैठ के मैं अपने दोस्त को पूछ सकती हूँ, या बल्कि मैं टीचर को इतनी बार पूछूं कि आपने क्या बोला, आप रिपीट कर सकते हो, ये करना है, वो करना है। जो अगर मैं अपने यारों के साथ बैठ रही हूँ, तो मैं उनको भी पूछ सकती हूँ और उनसे सीख सकती हूँ, और वो मुझसे सीख सकते हैं। तो 2 वे प्रोसेस है, और पीयर लर्निंग भी एक इम्पोर्टेंट चीज है। और फिर सोशल इमोशनल और मेंटल हेल्थ वेलबींग के बारे में बात करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जब भी हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हैं या मानसिक हेल्थ के बारे में बात करते हैं, वो मेन स्ट्रीम करिकुलम में आता ही नहीं है। लोग इसके बारे में बात करते ही नहीं है। अभी बहुत सारा
बहुत सारी बातचीत हो रही है ये टॉपिक पे, ये विषय पे, बट ओवरऑल ये मेन स्ट्रीम करिकुलम का हिस्सा नहीं है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। जैसे हमारा फिजिकल डेवलपमेंट, हम फिजिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो मेंटल हेल्थ डेवलपमेंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसके बारे में भी बात करना बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। और फिर वो लास्ट है जो मैंने लिखा है कि कॉन्टेक्चुअल एग्जाम्पल्स, जब भी हम टीचिंग और लर्निंग करते हैं तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, जब भी हम लोग टेक्स्ट बुक्स में हमारे जो एग्जाम्पल्स लिखे हुए होते हैं वो अमेरिका के होते हैं, लंदन के होते हैं, वो हमारे कॉन्टेक्स्ट में मतलब किसी को समझ ही नहीं आता है। एंड इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी हम कुछ सीखे तो हमको मतलब ये ध्यान में आना चाहिए कि मेरी जिंदगी में ये कैसे अप्लाई करता है। सो टू यूज contextual material when we are teaching and learning also becomes very important. सो ये कुछ जो मैंने इन सब चीजों के बारे में बात की, ये सब उनके एग्जाम्पल्स है जो हमने एक्चुअली स्कूल्स में देखे हैं कि क्या हो रहा है। सो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला कि पीयर लर्निंग, कि एक दूसरे फ्रेंड्स के साथ जो हम सीख सकते हैं, तो एक जो स्कूल्स में हमने देखा है कि लोग टेबल के अराउंड बैठ के सीखते हैं। तो क्या होता है कि जब भी बच्चे, काफी सारे स्कूल्स में छोटे छोटे क्लासरूम में फर्स्ट या सेकंड स्टैंडर्ड में एक टेबल होता है और बच्चे उसके अराउंड बैठ के सीखते हैं। लेकिन जब भी थर्ड फोर्थ फिफ्थ स्टैंडर्ड में जाते हैं तो वो रेगुलर सीटिंग आ जाता है, लाइन के हिसाब से रोज में लोग एक दूसरे के पास नहीं बैठते, एक दूसरे के आगे पीछे बैठते हैं। So just sitting around in a table sort of supports being inclusive, क्योंकि मैं पूछ सकती हूँ कि मैंने क्या मिस किया, आप जरा बता सकते हो मिस ने क्या बोला, आप मुझे इंस्ट्रक्शन वापस बता सकते हो, या आप देख भी सकते हो और वो भी मुझको पूछ के ये सीख सकता है कि मैंने क्या मिस किया। So peer learning is one thing, and sitting around the table, so just changing the seating arrangement sometimes is useful for being inclusive. दूसरा जो हमने एक स्कूल में देखा था वो है सर्कल टाइम। और सर्कल टाइम का बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्व है, क्योंकि आई थिंक सब स्कूल्स में सर्कल टाइम होते हैं, बट इट हैपेंस ओनली, ये जो फर्स्ट स्टैंडर्ड में होता है, सेकंड स्टैंडर्ड मैक्सिमम तक जाता है, लेकिन उसका इंटेंशन वो टाइम पे बहुत अलग होता है। वो टाइम पे जब भी बच्चे बहुत ही छोटे हैं, सर्कल टाइम का इंटेंशन है लैंग्वेज प्रमोट करने के लिए, उनको कम्युनिकेशन प्रमोट करने के लिए। हमने एक स्कूल में नोटिस किया जब भी हम दिल्ली गए थे, तो सर्कल टाइम 10th ग्रेड तक चलता था। और उसका क्या महत्व था कि वो सर्कल टाइम वो यूज करते थे इंपॉर्टेंट विषय के बारे में बात करने। तो जैसे मैंने बोला कि मेंटल हेल्थ, मेंटल बुलिंग, ये जो चीज रेगुलर मेन स्ट्रीम कॉन्वर्सेशन में हम लोग नहीं बात करते हैं, सर्कल टाइम उन चीजों के लिए आप यूज कर सकते हो, एंड यू कैन स्टार्ट टॉकिंग अबाउट थिंग्स दैट आर इंपॉर्टेंट, ताकि वो मेन स्ट्रीम में आए। जो तीसरी चीज है वो है अप्रिसिएशन या शाउट आउट वर्ड्स। और इसका मतलब ये है कि स्कूल के हिसाब से जब भी एज अ पेरेंट ऑल्सो जब भी हम स्कूल जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि टीचर्स हमारे बच्चों के बारे में अच्छी चीज नहीं बोलते हैं, बट वो रोज रोज के छोटी छोटी जो चीज अच्छी होती है कोई वो नजरअंदाज किए जाते हैं। तो अगर किसी ने मुझे सपोर्ट किया स्कूल में, अच्छा लगा, लेकिन किसी और को पता ही नहीं है, या टीचर ने मेरे लिए कुछ अच्छा किया, वो बहुत ही अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे फ्रेंड को भी उसने हेल्प किया, लेकिन उस समय के लिए वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके बारे में कोई बात नहीं करता है। सो अप्रिसिएशन एंड शाउट आउट वर्ड्स हमने ये देखा कि क्लास में भी हो सकते हैं और क्लास के बाहर मेन जो कॉरिडोर्स में भी हो सकते हैं। और वहां पे छोटे छोटे पोस्टिट में या छोटे छोटे नोट्स में आप लिख सकते हैं कि मुझे ये जो ये टीचर ने मेरे लिए ये किया और मुझे बहुत अच्छा लगा, बस में मेरे दोस्त ने मेरे लिए ऐसा किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। सो रियली जस्ट अप्रिशिएटिंग द लिटिल एंड नॉट सो लिटिल थिंग्स दैट आर हैपनिंग फॉर पीपल दैट यू नोटिस। एक दूसरे स्कूल में हमने एक इंक्लूजन कमिटी स्थापित की गई थी, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट थी, बिकॉज जब भी हम इंक्लूजन के बारे में बात करते हैं या स्टार्ट करते हैं बात करना, तो बात करते करते जो भी हो सकता है हम लोग करते हैं। लेकिन ये स्कूल ने एक इंक्लूजन कमेटी स्थापित की, ताकि और इस कमेटी का हिस्सा पेरेंट्स भी थे, स्टूडेंट्स भी थे, टीचर्स भी थे, और एक आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन भी था, ताकि कोई रिस्पॉन्सिबल हो इंक्लूजन के लिए। क्योंकि कभी कभी वो टीचर जब भी हम इंक्लूजन के बारे में बात करते हैं, 2-3 सेशन टीचर ट्रेनिंग के हो गए, बस हो गया, या 2-3 सेशन बच्चों के साथ हो गया, बस हो गया, बट फिर वो साल भर कंटिन्यू नहीं करता है, वो सस्टेनेबल वे में लोग नहीं करते हैं। एंड दैट इज व्हाई इट बिकेम रियली इंपॉर्टेंट फॉर दिस स्कूल टू सॉर्ट ऑफ स्टार्ट एन इंक्लूजन कमिटी, ताकि कोई
एक टीम है जो इंक्लूजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और वो कॉन्स्टेंटली उसके बारे में बात करते हैं। और लास्टली जो मेरे लिए एक्चुअली सबसे इम्पोर्टेंट है वो है सपोर्ट ग्रुप फॉर टीचर्स, बिकॉज आप टीचर ट्रेनिंग के बारे में बात करो, आप इंक्लूजन के बारे में बात करो, एट द एंड ऑफ द डे बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर पे आता है। और जब भी हम ट्रेनिंग के बारे में भी सोचते हैं तो ट्रेनिंग का टीचर के हिसाब से उनको बताया जाता है कि ये भी करो, वो भी करो, आप ऐसे मत करो, वैसे भी ट्राई करो, ये डिफरेंटली क्या करो, वो डिफरेंटली क्या करो। हमेशा टीचर्स के हिसाब से मतलब और करने की जरूरत रहती है। लेकिन टीचर्स के लिए जो मेंटल हेल्थ या सपोर्ट है वो उसको इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है। एंड आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर हम लोग ये सोचते हैं कि टीचर्स अपने बच्चे को सपोर्ट करें तो किसी को तो टीचर्स को भी सपोर्ट करने की जरूरत होती है। एंड सो इट्स अबाउट मेंटल हेल्थ फॉर टीचर्स एंड इट्स ओवरऑल सपोर्ट फॉर टीचर्स। और काफी टाइम एक्स्ट्रा कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन टीचर्स एटलीस्ट अपने आप में सपोर्ट ग्रुप फॉर्म करके एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। सो दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑल्सो, बिकॉज उसकी आवश्यकता है। बिना खुद को सपोर्ट किए दूसरों को सपोर्ट करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। So as parents and teachers, what can we do individually? एक तो है जागरूकता इंक्रीज करने के लिए, सो बिल्डिंग द अवेयरनेस। तो अगर ये सेशन सुनने के बाद आपके मन में कुछ भी आए, आप एक दूसरे जन के साथ जाके बात कर सकते हैं और ऐसे ही हम अवेयरनेस बिल्ड कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप की कैपेसिटी, आपको अपनी स्किल्स बिल्ड करने हैं, तो आप अपने खुद के स्किल्स अभी तो बहुत सारे चीज अवेलेबल है इंटरनेट पे, तो आप अपने खुद के स्किल्स भी बिल्ड कर सकते हो। आप अपने आप को एम्पावर कर सकते हो और दूसरों जो आपके नेबरहुड में है या जो आपके स्कूल में है, जो आपके साथ टीच कर रहे हैं या जो पेरेंट्स हैं, उनको आप एम्पावर कर सकते हैं। तो एक दूसरे को सपोर्ट करके आप एक दूसरे के बच्चों को भी सपोर्ट कर सकते हैं, या टीचर होने के हिसाब से या पेरेंट होने के हिसाब से, दोनों के हिसाब से आप ये कर सकते हैं। एंड लास्टली मैं सिर्फ ये दिखाना चाहती हूँ, एक रिसर्च स्टडी हुआ था काफी समय पहले, जहाँ पे उन्होंने एक ट्रायंगल के बारे में सोचा और उन्होंने बोला जैसे ट्रायंगल के 3 साइड या 3 पहलू होते हैं, वैसे भी हमारे एटीट्यूड 3 शायद दिशा में हो सकते हैं। एक है नोइंग, एक है डूइंग, एक है बिलीविंग। और आप पेरेंट होने के हिसाब से या टीचर होने के हिसाब से कोई भी एक साइड पे हो सकते हो। सो फॉर एग्जाम्पल, जब भी मैं एटीट्यूड के बारे में बात करती हूँ, मेरा ये बिलीफ हो सकता है कि इंक्लूजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुझे पता नहीं है कैसे करना है और इसलिए मैं कुछ कर नहीं रही हूँ। लेकिन क्योंकि मेरा एटीट्यूड है कि मैं बिलीव करती हूँ, तो मैं जानकारी प्राप्त करने का आई ट्राई टू डू दैट, एंड बिकॉज देन आई स्टार्ट नोइंग मोर, आई स्टार्ट डूइंग मोर। सिमिलरली शायद ऊपर से ऑर्डर आया या किसी ने बोला है कि आपको करना ही करना है, या मैं बिलीव नहीं करती हूँ इंक्लूजन के बारे में, या ना कोई मुझे जानकारी है इंक्लूजन के बारे में, लेकिन किसी ने मुझे बोला ये करो, और करने से मुझे ये एहसास होने लगता है कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है, मुझे करना चाहिए, तो मैं और इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने की कोशिश करती हूँ। और सिमिलरली वो तीसरा नोइंग का, कि मुझे जानकारी है लेकिन मुझे पता नहीं क्या करना है और मुझे इतना बिलीफ नहीं है, लेकिन क्योंकि मुझे थोड़ी जानकारी है मैं करना चालू कर देती हूँ और फिर मैं बिलीव करना कर देती हूँ। तो आप पेरेंट होने के हिसाब से या टीचर होने के हिसाब से आप कोई भी इन 3 क्षेत्रों या 3 साइड में हो सकते हैं। बट इट्स इम्पोर्टेंट टू नो कि अगर आप इंक्लूजन के बारे में सोच रहे हैं, आप किसी भी समय में स्टार्ट कर सकते हो। तो आप मंडे अगर आपके स्कूल्स में जाए, या मंडे आप पेरेंट होने के हिसाब से अपने टीचर से मिले, आप मंडे को स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको वेट करना है, क्या होएगा देखना है, सोचना है। आप इस मिनट इस वक्त आप इंक्लूजन की सोच में हिस्सा ले सकते हो और स्टार्ट कर सकते हो। So if anyone has any questions, we can take that. थैंक यू शामिन। हमारे पास चैट बॉक्स में 2 सवाल आए हैं कि हाउ डू पेरेंट्स अपने बच्चों के स्कूल्स के साथ इस अवेयरनेस के बारे में, इंक्लूजन के और कंसर्न के बारे में, या अगर कोई लैक है अबाउट द कंसर्न फॉर द सेम, तो वो कैसे रिपोर्ट करे या कैसे बताए? तो अनीसा, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कैसे हम बात करें और क्या हम बात करें, क्योंकि काफी समय पेरेंट्स को डर लगता है कि मैं स्कूल को क्या बताऊं, क्योंकि उनको ये महसूस होता है कि पहले तो स्कूल ने मुझे मेरे बच्चे को एडमिशन दिया, अगर मैं दूसरी कुछ मांगू तो शायद वो मुझे बोलेंगे कि आप अपने बच्चे को स्कूल से निकाल दो क्योंकि हम नहीं दे सकते हैं। एंड इट्स अ वेरी टाइट बैलेंस। तो हमको ये पहले जानकारी प्राप्त करनी है कि स्कूल ऑफर, पहले तो हमारे राइट्स क्या है। इट्स इम्पोर्टेंट टू नो कि एज अ फैमिली, एज अ चाइल्ड विद अ डिसेबिलिटी, मेरे राइट्स क्या है।
एंड उसके बाद स्कूल क्या देने के लिए तैयार है. समटाइम्स इट बिकम्स इम्पोर्टेंट, एक जो ट्रस्टेड इंडिविजुअल रहता है स्कूल में, शायद एक टीचर हो या कोई भी हो, आपके फ्रेंड हो, आप उनसे जाके अगर बात कर सकते हैं ताकि आपको जानकारी प्राप्त हो कि पहले ऐसे कभी हुआ है कि नहीं, स्कूल ने क्या दिया है किसी और को. So that's one way to do it. The other way to do it is to be honest and just say these are my needs. This is what I can do. मैं पेरेंट होने के हिसाब से ये कर सकती हूँ, आप मुझे किस तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं, मुझे इन 3 चीजों या इन 4 चीजों या इन 10 चीजों की जरूरत है, आप इन 10 में से मुझे किस तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं ये 3 4 5 कर सकती हूँ, क्या आप मुझे 1 2 3 करने में मदद कर सकते हैं. So sometimes it's also okay to be open and honest and just ask the school, tell the school what your needs are and ask the school how they can support you. थैंक यू. एक और सवाल आया है कि आपकी क्या एडवाइस और गाइडेंस होगी स्कूल के लिए जो इंक्लूजन को करना चाहते हैं पर उनके पास ऐसे रिसोर्सेज नहीं है, स्पेशली कंट्री लाइक आवर्स. एंड वही मैं बोल रही थी कि इंक्लूजन के बारे में जब भी हम सोचते हैं तो सिर्फ रिसोर्सेज के बारे में नहीं है. हमारे स्कूल का रियलिटी है कि बहुत सारे स्कूल्स में रिसोर्सेज नहीं है. We don't have the money, we don't have equipment, we don't have things, we can't hire more people के हम special resource center start किए. हमारे पास ऐसे टाइप के resources नहीं है, but फिर भी बहुत सारे तरीके हैं जहाँ पे जैसे जो करने से हम इंक्लूजन की जर्नी पे स्टार्ट कर सकते हैं. सो जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, अगर सिर्फ सीटिंग अरेंजमेंट हम चेंज करें, उसके लिए कोई रिसोर्सेज की जरूरत नहीं है. आप सिर्फ टेबल चेयर साइड में कर दो और बच्चों को बीच में बिठा के आप ये सब टॉपिक्स के बारे में बात करना चालू कर सकते हैं. यू कैन स्टार्ट बिल्डिंग अवेयरनेस. सो वो एक चीज है. दूसरी जो चीज है, लाइक आई सेड, सर्कल टाइप, दैट्स अनदर थिंग. पीयर लर्निंग, तो आप पेयर्स में जब भी आप कुछ सिखा रहे हैं, आप बडी सिस्टम का यूज कर सकते हैं. उसके लिए भी कुछ रिसोर्सेज की जरूरत नहीं है, लेकिन आप एक बच्चे को दूसरे बच्चे के साथ बड़ी कर सकते हैं ताकि वो एक दूसरे का सहारा बन सके. सो देयर आर मेनी थिंग्स दैट वी कैन डू इवन विदाउट रिसोर्सेज टू स्टार्ट ऑन दैट जर्नी. और लाइक आई सेड, हर एक स्कूल के लिए अलग दिखेगा डिपेंडिंग ऑन द रिसोर्सेज. रिसोर्स प्राप्त करने के लिए समटाइम्स, लाइक आई सेड, यू कैन इवन जस्ट बिल्ड कैपेसिटी. आप टीचर ट्रेनिंग कर सकते हो, आप टीचर्स को सिखा सकते हो कि क्या क्या आपको देखने को मिलेगा जब भी हम इंक्लूजन के बारे में बात कर रहे हैं. कौन से अलग अलग विभिन्न तरीके के बच्चे आपको आपके क्लासरूम में दिखाई देंगे और आप उनको कैसे अलग अलग तरीके से सपोर्ट कर सकते हो. सो इट्स, if you have resources, of course, perhaps you can do much more, but it's not to say that without resources you can't be inclusive. Thank you. Thank you, Shameen ji, आपका. Thank you You're so very much. welcome.